नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास बहस में आज चर्चा होगी क्योंकि सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने नजर आएंगे। कई बड़े और गंभीर मुद्दे इस दौरान संसद में गूंजते हुए नजर आएंगे। जहां संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में एक बार फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टकराव होने की संभावना है। सरकार इस सत्र में 8 नए बिल लाने जा रही है और इसके अलावा इनकम टैक्स बिल भी इस सत्र में पारित कराने का प्रयास होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी इस सत्र में मंजूरी दी जाएगी। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की तरफ से गतिरोध के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार की तरफ से अचानक बिल पेश किए जाने का जिक्र किया है। जयराम के रुख से साफ है कि कांग्रेस मॉनसून सत्र में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। ये सत्र बिहार की मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान SIR को लेकर हंगामेदार होने की भी संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस सत्र का इस्तेमाल विपक्ष मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को कटघरे में खड़ा करने में करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वैसे तो विदेशी समर्थन जुटाने के लिए कई देशों में गए प्रतिनिधि मंडलों ने सर्वदलीय एकता दिखाई थी, लेकिन विपक्ष के मन में कई सवाल हैं। खासकर CDS के बयान के बाद भारत को हुए नुकसान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के अनगिनत दावों के बाद विपक्ष ज्यादा आक्रामक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद पर भी बहस होने की संभावना है, जिन पर इस सत्र में महाभियोग चलाया जा सकता है। इस सत्र में सरकार का क्या कोई अलग एजेंडा भी है जो उसने अंतिम सप्ताह के लिए सुरक्षित रखा है? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये प्रश्न भी राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरकार कोई धमाका कर सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले मानसून सत्र का संभावित समापन 13 अगस्त को था, लेकिन नए कार्यक्रम के अनुसार सरकार ने इसे 21 अगस्त को समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि 12 से 18 अगस्त तक बैठक नहीं होगी, लेकिन क्या अंतिम 4 दिनों में सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है? इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज खास इसी पर चर्चा होगी। तो देखिए, बड़ा मुद्दा है क्योंकि सत्र का आगाज होने जा रहा है और सत्र से पहले कई बड़े मुद्दे हैं जो कि हम लोगों ने देखे सियासत में किस तरीके से गूंजते हुए नजर आए थे। अब उन्हीं मुद्दों को संसद में किस तरीके से विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और क्या सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के तमाम मुद्दों का जवाब होता है, क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी को जवाब देना पड़ता है और ऐसे में जवाब देने की क्या तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से की गई है, ये भी जानने का प्रयास इस चर्चा में करेंगे। तो बड़े मुद्दे हैं, चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो या फिर बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची रिवीजन का मुद्दा हो। ये मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है और इसको लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। लोकतंत्र पर बड़ा खतरा इसे बताया है हाल ही में तेजस्वी यादव ने। और ऐसे में इन सब बयानों के बीच आखिर सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाबों के साथ तैयार रहता है सत्र की शुरुआत के साथ, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है 21 जुलाई की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है इस सत्र के लिए। और उससे पहले ही जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार भी संसद का जो सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास भी मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष भी बड़ी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले ये सत्र है, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में ये सत्र क्या कुछ खलबली लेकर आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे और उन्हीं से चर्चा होगी इस बड़े मुद्दे पर कि आखिर संसद सत्र से पहले क्या तैयारी उनकी, कौन से बड़े मुद्दे और उन मुद्दों को किस तरीके से वो भुनाने का प्रयास करेंगे और उन मुद्दों में कितना दम है। ये तमाम कोशिश आज की इस चर्चा की। तो मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पास हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ
शांत प्रकाश जाटव प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ गए हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शाहन परवेज प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुमित गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और शुरुआत करूंगी शाहन परवेज जी आपके साथ, क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले ये सत्र है और ऐसे में बिहार में मतदाता सूची रिवीजन को लेकर जो सियासत चल रही है, संसद तक पहुंचेगी क्या? क्या तैयारी उसकी आप लोग की? शाहन जी, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद शाहन जी तक अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपके पास आती हूँ सुमित गर्ग जी, क्योंकि कांग्रेस ने भी बड़ी तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। किस तरीके से संयम रखते हुए, साथ ही साथ संतुलन बनाते हुए, क्या आप लोग की तैयारी रहेगी? उन्नति जी नमस्कार। नमस्कार। उन्नति जी, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, व्यवस्था होती है, उसका सबसे एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो संसद का सत्र है। हम चाहते थे, पूरा विपक्ष चाहता था कि देश जब युद्ध के समय में था, इस देश की सरकार को चाहिए था कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाती और ये बताती कि ट्रंप जैसा विदेशी राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बीच में दखलंदाजी कैसे कर पा रहा है। हम ये चाहते थे कि ये सरकार विशेष सत्र बुलाए और ये बताए कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले पहलगाम के हत्यारे आज तक आजाद कैसे घूम रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य लोकतंत्र का, कि इस देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल लगाए बैठी सरकार के जू नहीं रहेंगी और अपनी विफलताओं से बचने के लिए सरकार ने उस वक्त स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। खैर, आज इन्होंने बुलाया है तो हम ये चाहते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसकी गरिमा को सरकार उसी तरह बनाए रखे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने जब बीएनएस लेके आए थे, 150 विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया और उसके बाद अपने बिल पास कराए, ऐसा कृत्य इस संसद के सत्र में नहीं करे। हम ये चाहते हैं इस देश की सरकार, स्पेशली इस देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए बताएं कि ट्रंप ने किस हैसियत से देश में के जो युद्ध था, हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त जब बना चुकी थी, उसको रोकने की घोषणा वाशिंगटन में बैठे ट्रंप ने कैसे की। हम ये जानना चाहता है पूरा देश, इस देश की सेनाओं के हाथ रोकने के पीछे मोदी जी आखिर कौन था, ये देश जानना चाहता है मोदी जी से। हम चाहते हैं कि संसद के पटल पर वो ये बताएं, देश को आश्वस्त करें कि वो 4, 5, 6 जो भी हत्यारे जितने भी थे हमारी माँ बहनों के, वो कब गिरफ्तार होंगे। ये देश ये जानना चाहता है मोदी जी से कि मणिपुर में बात करने वाले, मणिपुर की माँ बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है पिछले 7-8 साल से, लेकिन आज तक आप उनके मरहम लगाने वहां नहीं पहुंचे। मणिपुर के हालात कब सुधरेंगे, मणिपुर पर आप 2 शब्द कब बोलेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो आप बिहार में वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। शांत प्रकाश जी, अब मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि बड़े प्रश्न उठा दिए गए हैं। आप लोग की क्या तैयारी है? क्योंकि विपक्ष जो है अपने सवालों का पिटोरा लेकर पहुंचेगा सत्र के दौरान, लेकिन आप लोग की जवाबदेही बनती है। ऐसे में जवाब क्या होगा आपका? देखिए, मानसून सत्र में सरकार जो है कुछ बिल लेकर के आ रही है जी। और सरकार का पूरा इसी पर रहेगा कि वह सभी बिल जो है पारित हो। और मैं समझता हूं कि विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं उन बिलों पर चर्चा करें और अपने सुझाव दें, वो बेहतर होगा। मगर जो है विपक्ष का मुझे नहीं दिखता कि किसी प्रकार से इनका जो है मन में इस प्रकार की कोई भाव है कि वो मानसून सत्र में चर्चा करें और अच्छे सुझाव दें, क्योंकि इनके पास बेसिकली जो मुद्दे हैं तो सामान्य रूप से जो है ना वो ढेर हो रखे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से बहस करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इस पर इनको मुंह खानी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने इसका विरोध किया, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। आज वो संसद में जो अपना ऑपरेशन सिंदूर पर यदि वो चर्चा की
की मांग करेंगे और हम जब चर्चा करेंगे तो इनका जो पाकिस्तान प्रेम है वो उजागर होगा और उस वक्त में ये वॉकआउट करेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है ये मुंह पर लगा करके घूमेंगे तो जरूर, मगर संसद में रुकने वाले नहीं है। ठीक इसी तरीके से बिहार में जिस तरीके से अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो SIR का जो वहां पर जो कार्य चल रहा है उस पर जिस तरीके से सब चीजें उजागर हो रही हैं, एक एक जिले में 120% जो है ठीक है, आधार कार्ड मुद्दा उठाया जाएगा लेकिन ज्यादा टिकेगा नहीं विपक्ष की तरफ से। ठीक है, इस पर काउंटर कमेंट लूंगी सुमित गर्ग जी आपका, लेकिन उससे पहले शाहन परवेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं RJD से वो। शाहन परवेज जी, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, सत्र भी आ रहा है और आप लोग लगातार मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर जो मुद्दा उठा रहे हैं, सत्र तक कैसे पहुंचाइएगा? संसद में गूंजेगा कि नहीं? शान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार रिपीट करेंगे फिर से, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पाई जी। मतदाता सूची रिवीजन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है इस वक्त बिहार में, और इसी के चलते अब सत्र भी आ रहा है, तो संसद में ये मुद्दा गूंजेगा कि नहीं? क्या तैयारी उसकी आप लोग की? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी जिस प्रकार से SIR पे चर्चा की सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार में SIR की जरूरत है, वोटर लिस्ट रिवीजन की जरूरत है, हम सबने उस समय उसके मंशा पर संदेह खड़ा किया और जो टाइमिंग इलेक्शन कमीशन ने तय किया उस टाइमिंग पे हम लोगों ने संदेह खड़ा किया और हम लोगों को शक था कि कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया जाएगा और वही हुआ। आप समझिए कि SIR क्यों कराया गया। SIR कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ये दलील दे रही थी कि कुछ फर्जी वोटर्स है, कुछ घुसपैठिए वोटर्स घुसे हैं यहाँ पर। उसके लिए उन्होंने 11 प्रमाण का मांग किया, 11 प्रकार के प्रमाण पत्र का मांग किया और 11 प्रकार के प्रमाण पत्र के बाद इलेक्शन कमीशन 2-4 दिनों के बाद यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेने के बाद में आज जो SIR 88, 90, 95% SIR, कल तक 88% SIR जमा हो गए थे इलेक्शन कमीशन के अनुसार, उसमें 88% SIR में बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ही SIR आपने भरे हैं और हद तक तो ये हो गया कि एक देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम जी ने सामने से वीडियो शूट किया जिसमें BLO SIR में स्वयं सिग्नेचर करके विदाउट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहा है। तो जब किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी तो ये सब तितिरमा और तामझाम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अभी आप जो खुद से अगर BLO ही SIR पे साइन करके अगर फॉर्म जमा कर रहा है तो फिर इसमें से इनफिल्ट्रेशन जो आप घुसपैठिए की बात कर रहे थे वो कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकता है? या आप कह रहे थे कि फर्जी वोटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे आप कर सकते हैं? फिर SIR का मतलब क्या हुआ? तो कल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, उसमें कहा कि अगर प्रत्येक बूथ से केवल और केवल 10 वोट को काट दिया जाए तो ये आंकड़ा हो जाएगा एक विधानसभा में करीब करीब 3000 से 3500 और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि 8-10 वोट कटा और 3000-3500 वोट से हार जीत का अंतर बिहार विधानसभा 2020 का अगर आप चुनावी का डेटा उठाकर देख लेंगे तो 35 से ज्यादा सीट 3000 वोट से कम में प्रभावित हुई और आने वाले समय में भी 2025 में शायद इस प्रकार का चुनाव का रिजल्ट रहेगा। तो सरकार ने उस 2-3 हजार वोट के अंतर को कम करने का प्रयास किया इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, जिसपे विपक्ष लगातार कह रही है कि लेकिन देखिए अभी बिना वाजिब दस्तावेजों के फॉर्म जमा हुए हैं, इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया है, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष से जो आपका सवाल है मैं पूछ लूंगी। आपके पास आ रही हूँ सुमित मेहरोत्रा जी, प्रवक्ता TMC पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल का ही नंबर है, बंगाल में भी ये कहा जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन कराया जाएगा। तो देखिए, वोटर लिस्ट का मसला तो ये है कि ये कह रहे हैं कि रिवीजन कराया जाएगा। अब इन्हें चुनाव के समय पे ही ध्यान आ रहा है, 11 साल काट दिए तब कुछ नहीं। अब इन्हें बिहार, बंगाल और भी जगह, मणिपुर के ऊपर बात नहीं करेंगे जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है, वहाँ पे चुनाव कराने की हिम्मत नहीं, वहाँ पे आज भी हत्याएं हो रही लोग, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। संसद का सत्र बुला लिया है, संसद का सत्र तब नहीं बुलाया जाता है जब हमारे देश के ऊपर हमला होता है। सारे सांसद, सारे पूर्व
यानी कि आप समझिए विपक्ष पूरा कहता है आप संसद का सत्र बुलाइए, किस तरीके से क्या रहा, क्यों ऐसी चीजें हमें करनी पड़ी, क्यों अमेरिका ने हमारे उसमें हस्तक्षेप करा जब पाकिस्तान से आपका युद्ध चल रहा है जिस समय। और आज देखिए कितने मजे की बात है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा तो डंका बज रहा है हर देश में। आज पूरे देश में ये देखिए कि उसे अध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को, जो आतंकवाद से जिससे हमारा हिंदुस्तान लड़ रहा है आतंकवाद से, उसे अध्यक्ष बना दिया कमेटी का। आप देखिए कि मोदी जी के, अगर मोदी जी को ये पद मिलता तो कितना हम लोगों का देश का बहुत अच्छा रहता। पर आज देखिए कि पाकिस्तान जो हमारा विरोधी है देश का, उसे अध्यक्ष बना दिया गया। कितने मजे की बात है, जहाँ पे मोदी का देश का डंका बज रहा है। इन्होंने कहा है कि हमारे बीजेपी वालों ने खूब डंका बजा है विदेश में जाके, तो विदेश नीति तो इनकी फेल होती नजर आ रही है। और आने वाले आप समय में देखेंगे जिस तरीके से ये बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, बिहार की जनता ने ठान लिया है अब की, जिस तरीके से पलटू चाचा हमारे कभी आरजेडी के संग में जाके सरकार बनाते थे, कभी बीजेपी के संग में बना दे रहे हैं, तो अब की वहाँ की जनता ने एक चीज ठान ली है, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपकी विदाई, दोनों की विदाई तय करके ही मानेंगे। और रही बंगाल की बात, बंगाल के ऊपर भी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वोटर लिस्ट के ऊपर बात हो रही है, भाई आधार कार्ड तो आप ही बना रहे हो, सेंट्रल का प्रोजेक्ट है आधार कार्ड, कोई राज्य का नहीं है। राज्य का होता तो हम समझते, पर जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, आपत्ति तो नहीं रहेगी पार्टी को इसके लिए? नहीं, पार्टी तो ये कह रही है भाई जिस तरीके से आधार कार्ड आप कर रहे हो, बनाते चले जा रहे हो, फर्जी आधार कार्ड आप बना रहे हो, हम लोग नहीं बना रहे, आप रोकिए, क्यों नहीं रोक रहे हैं। और जिस तरह घुसपैठियों की बात करते हैं, ये चुनाव जब आता है घुसपैठी आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, अरे भाई बांग्लादेशी आ गए, क्या नाम है, सीमाएं तो आपके हाथ में आ कहाँ से रहे हैं, आधार कार्ड आप बना रहे हैं। ठीक है, बिना वक्त गवाए शांत प्रकाश जाटव जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कटघरे में आप भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, खासतौर से बिहार में, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और स्वाभाविक बात है काम होगा, होना भी चाहिए था। 22 साल के बाद हो रहा है वहाँ पर जांच का काम। उस पर इस प्रकार से जो है मैं नहीं समझता कि ये जो विपक्ष है उसको उत्पात मचाना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताएं, हमेशा इलेक्शन कमीशन पर ये हमेशा छीटाकशी करते हैं कि वहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है। अब यदि वहाँ जांच हो रही है तो क्या परेशानी? और जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं है उनको हटाया नहीं जाना चाहिए? या जो लोग वहाँ पे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 12 लाख से ज्यादा वोटर जो है वो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको अभी तक हटाया गया है। तो जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उनको सूची में से नहीं हटाया जाना चाहिए? तो अगर वहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है और वो केवल वहीं नहीं पर पूरे देश में चलने वाला है, तो उस पर विपक्ष को इसमें क्या आपत्ति? बिल्कुल शाहन जी, अगर पारदर्शिता आ जाती है इसमें तो फिर क्या तकलीफ हो रही है विपक्ष को? देखिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उन्नति जी कि आपके चैनल के माध्यम से ये बार बार रटी रटाई बातें जो कर रहे हैं, उससे पूरी बिहार की जनता और पूरी देश की जनता असहमत है। अब मैंने ये कहा कि कल का इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो कह रहा है कि 88% SIR जमा हो गया, 12% SIR बाकी है अभी, जो अभी भी SIR बाकी जमा होने का अनुमान है। इलेक्शन कमीशन इस बात को मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या मानती नहीं मानती उसको छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन स्वयं स्वीकार कर रहा है कि अभी और SIR जमा होंगे। अब बताइए कि अगर इनके हिसाब से कि जो डेथ कर चुके वो, या जो प्लान कर चुके उनका, या जो नए वोटर लिस्ट में नाम जुड़े उनका, और उसके साथ साथ एक और टर्म है इनका घुसपैठिया। अब बताइए कि डेथ रेशियो क्या है बिहार के अंदर, बर्थ रेशियो क्या है बिहार के अंदर, और पलायन का दर क्या है बिहार के अंदर, और उसके बाद घुसपैठिए कितने हैं बिहार के अंदर? क्या केवल 12% SIR बचा है आपका? लेकिन अगर ये जो डर जताया जा रहा है, ये जो डर जताया जा रहा है, वो आपको वाजिब लग रहा है फिलहाल की नहीं? मैडम मेरी बात सुनिए, करीब 8 करोड़ वोटर बिहार के अंदर हैं, करीब 8 करोड़ वोटर, और 8 करोड़ वोटर ने अगर अपना 88% SIR जमा कर दिया, तो आप ये कह रहे कुछ लोग 25 साल से डेथ कर गए। अब 25 साल में डेथ रेशियो का परसेंटेज जोड़ लीजिए कि डेथ रेशियो बिहार का क्या है, फिर उसके बाद बर्थ रेशियो का परसेंटेज जोड़ लीजिए, तो बर्थ रेशियो का परसेंटेज क्या है, कितने लोगों का नाम जुटना चाहिए था, पलायन का दर क्या है बिहार के अंदर, उसका देख लीजिए कि कितने लोगों का नाम कटना चाहिए, और आपके सरकार के अनुसार घुसपैठियों का आंकड़ा क्या है वो भी बताइए देश की जनता को। इलेक्शन कमीशन ने अगर आइडेंटिफाई किया, मेरा सवाल आज ये है कि SIR इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कराया, बोला फर्जी वोटर बिहार के अंदर है, नियम से वोटिंग होना चाहिए,
और जो देश के सच्चे नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, उन्हीं को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। आप ही बताइए, SIR का 88-90% हिस्सा जमा हो गया, आपका घुसपैठियों का आंकड़ा कहाँ है और कितने घुसपैठी आइडेंटिफाई किए? छोटा सा कमेंट घुसपैठी आइडेंटिफाई, शांत प्रकाश जाटव जी, छोटा सा कमेंट दीजिएगा बस। ड्रामा, उन्नति जी सुन लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है ये सब। नहीं, लोकतंत्र के लिए खतरा है ना। मैंने वो आपको बोला कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कहा कि अगर एक एक बूथ से 10-10 वोट काटे गए तो पूरे विधानसभा में वो ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, है कोई जवाब? फिर मुझे आगे भी बढ़ना है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। 30 से 40 सीट प्रभावित होगी। मुझे तो ये चुनाव आयोग चुनाव को केवल डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, देखिए जो वोट कट रहा है ये ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वोट इनका कट रहा है? वो भाजपा का भी तो कट सकता है। मगर ये पूरी तरीके से मान करके बैठे हुए हैं कि जो वोट कट रहा है तो वो इनका है। ऐसा क्यों? वो तो नुकसान तो हमें भी हो सकता है, भाजपा को भी हो सकता है। तो इस प्रकार की चर्चा क्यों हो रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और ये ठीक है, चलिए चुनाव है, समझा जा सकता है कि ये डर भी लाजमी है पार्टियों का कि कहीं उनका वोट ना कट जाए। आखिर वोट के लिए तो ये बड़ी राजनीति है। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ शाहन परवेज जी, माफ कीजिएगा सुमित गर्ग जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बार बार सवाल उठा रही है, सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब राहुल गांधी मोदी सरेंडर इस तरीके के बयान दे देते हैं, नहीं लगता है कि देश विरोधी हो जाता है वो? ये मुद्दा आप पर बैकफायर भी हो सकता है सत्र में, इसके लिए तैयार है कि नहीं? सुमित गर्ग जी, चलिए शायद उनका संपर्क टूट गया है। आपके पास आ रही हूँ सुमित मेहरोत्रा जी, आपका एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि बंगाल में आप कह रहे हैं कि रास्ता साफ हो जाएगा बीजेपी का, लेकिन बड़ी तैयारी है और कई क्योंकि ऐसे मुद्दे आ रहे हैं बंगाल में जो पार्टी की कार्यशैली पर, आपकी सरकार की कार्यशैली पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं, तो बीजेपी के पास मुद्दा अच्छा है। के पास मुद्दा है, मैं मानता हूँ बीजेपी के पास मुद्दा है। बीजेपी का केवल मुद्दा ही रहता है, ये हम लोगों ने 2021 से देखते आ रहे हैं, 11 से देखते आ रहे हैं, मुद्दा रहता है कि वो मुद्दे बनाते हैं और आपस में लड़ते हैं लोग वहाँ पे, और कुछ नहीं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। अभी मैंने आज ही देखा हमारे CDS जो रावत जी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है आर्मी के, उन्होंने कि भैया आज के हालातों में जिस तरीके के हमारे पास हथियार है उस तरीके से हम लोग कोई युद्ध नहीं लड़ सकते। और देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री बड़ी बड़ी तारीफें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग हाईटेक उसमें जा चुके हैं, हम लोग हिंदुस्तान में अब मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, हमारे हथियारों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। तो जो आर्मी हमारे CDS कह रहे हैं, क्या वो सही है या आप सही है? पहले ये लोग तय करें, क्योंकि जिस तरीके से भ्रमित करने का ये लोग काम देश में कर रहे हैं। और अभी तो हमारे माननीय श्री मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 75 साल आपके पूरे हो रहे हैं सितंबर में, कुर्सी छोड़ो दूसरे को मौका दो। तो अब देखने की बात ये होगी कि आपस में ये लोग क्या करते हैं। बंगाल और बिहार तो छोड़िए, ये न बिहार में जीत रहे हैं ना बंगाल में जीतेंगे, पर भ्रमित करने का काम करते हैं, कभी वोटर लिस्ट के माध्यम से, कभी रोहिंग्या के उससे। भाई 11 साल हो गए, 11 साल में आपने क्यों नहीं रोहिंग्या को रोका? देश की सुरक्षा सब आपके हाथ में, पर आप लोग देश को भ्रमित करने का कि रोहिंग्या यहाँ पे है, रोहिंग्या वहाँ पे है। तो इस तरीके का भ्रमित करने का ये लोग काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश को भ्रमित मत करिए, देश को उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के रोजगार के लिए काम करें आप लोग। यानी कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, तो फिर आखिर उसका आंकड़ा भी दीजिए, आपके लिए है ये। कितना है 11 साल में आपने क्या करा? 11 साल में आपने, आपका आंकड़ा होगा। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, सांसद जाटव जी से पूछे जाऊंगा, 11 साल का आंकड़ा दे दीजिए कि इतने रोहिंग्या देश के अंदर है, होगा ना? केंद्र सरकार के पास दीजिए, भ्रमित मत करिए। ठीक है, यानी कि विपक्ष एकजुट है कई बड़े मुद्दों पे, इसलिए बीजेपी के लिए, खासतौर से सत्ता पक्ष के लिए जवाबदेही मुश्किल रहने वाली है, और ऐसे में सत्र के दौरान क्या कुछ बड़े मुद्दे गूंजते हैं देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।